शारदा जी वहीं सोफे पर जमी रह गईं। उनके कानों में मानसी के शब्द गूंज रहे थे। नाटक, ममता का नाटक। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी और फर्श पर गिर गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस समझौते की बात देवकी जी कर रही थी, वो केवल तब तक काम आता है जब तक आपके भीतर सहने की असीमित क्षमता हो और सामने वालों के दिल में थोड़ी इंसानियत हो। यहाँ तो उनका स्वाभिमान ही दांव पर लग गया था। अगली सुबह शनिवार था। वीकेंड की सुबह अमूमन शांत होती है, लेकिन इस विला में बर्फ जमी हुई थी। पीयूष और मानसी ने सुबह शारदा जी से एक शब्द भी नहीं बोला। नाश्ते के बाद पीयूष ने बच्चों से कहा, दीक्षा, कबीर, अपनी जैकेट्स पहनो। हम लोग वीकेंड के लिए बाहर जा रहे हैं। डिज्नीलैंड जाएंगे और वहीं रुकेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। मानसी ने अपनी पैकिंग की। सब तैयार होकर लिविंग रूम में आए। पीयूष ने मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर शारदा जी की तरफ देखा, जो रसोई के दरवाजे पर बेजान सी खड़ी थीं। माँ, हम लोग संडे नाइट को लौटेंगे। फ्रिज में खाना रखा है, आप गर्म करके खा लेना, पीयूष ने रूखे स्वर में कहा था। शारदा जी ने बस इतना पूछा, बेटा क्या मैं भी? वो पूरी बात कह पाती इससे पहले ही मानसी ने बाहर निकलते हुए कहा, पीयूष जल्दी करो, ट्रैफिक मिल जाएगा। पीयूष बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। शारदा जी उस विशाल आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रह गईं। बाहर कैलिफोर्निया की ठंडी हवाएं चल रही थीं और अंदर उनके दिल में एक बवंडर उठ रहा था। उन्होंने खिड़की से पीयूष की गाड़ी को जाते हुए देखा। उसी शाम, जब वो बिल्कुल अकेली और हताश थीं, उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और फोन उठाया। अब इस कहानी में समरेश जी की एंट्री एक नए रूप में होने वाली थी। पीयूष, मानसी और बच्चों के जाने के बाद शनिवार की पूरी दोपहर शारदा जी ने रोते हुए बिताई। उस बड़े से आलीशान विला में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर उनका गुनाह क्या था। पति की मौत के बाद अपनी जवानी फाइलों के बीच गुजार दी ताकि बेटा काबिल बन सके। बेटे की मर्जी के लिए अपनी सारी हसरतें मार दी। सरकारी नौकरी का रुतबा और पेंशन छोड़कर यहाँ चली आईं, और बदले में उन्हें क्या मिला? ममता के नाटक का ताना। शाम के 5 बजे दिल का बोझ जब असहनीय हो गया, तो उन्होंने शॉल ओढ़ी और कांपते कदमों से उसी कम्युनिटी पार्क की तरफ चल दी। बुखार तो कम हो गया था, लेकिन अंदर की चोट बहुत गहरी थी। पार्क में हमेशा की तरह समरेश चटर्जी अपनी बेंच पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने शारदा जी को आते देखा, वे चौंक गए। शारदा जी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और चाल में वो गरिमा गायब थी जो अमूमन उनमें दिखती थी। नमस्ते शारदा जी, आइए बैठिए, समरेश जी ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। आज आपकी तबीयत कैसी है? पीयूष और बहू नहीं आए आपके साथ? शारदा जी बेंच पर बैठी और समरेश जी की सांत्वना भरी आवाज सुनते ही उनका सब्र का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। समरेश जी ने उन्हें टोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि कभी कभी आंसुओं का बहना अंदर के जहर को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है। जब शारदा जी थोड़ी शांत हुई, तो उन्होंने सिसकते हुए समरेश जी को पिछले 24 घंटों की पूरी कहानी सुना दी। बच्चों की जिद, पीयूष के कड़वे बोल, मानसी का ताना और फिर उनका बिना पूछे वीकेंड पर अकेले चले जाना। समरेश जी ने एक लंबी सांस ली और पार्क के शांत तालाब की तरफ देखते हुए बोले, शारदा जी, जब मैं पहली बार इस देश में आया था, तो मेरी पत्नी और मैं भी इसी दौर से गुजरे थे। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान भगवान जैसा होता है, लेकिन यहाँ का माहौल, काम का दबाव और इस पश्चिमी हवा का असर बच्चों को व्यवहारिक रूप से क्रूर बना देता है। वे हमें माता पिता नहीं, बल्कि एक फ्री की आया या केयर टेकर समझने लगते हैं, जो उनके बच्चों को पाले और उनके नखरे सहे। उन्होंने शारदा जी की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, दोष पूरी तरह बच्चों का भी नहीं है। दोष हमारा है कि हम अपना स्वाभिमान उनके कदमों में डाल देते हैं। आपकी सहेली देवकी जो समझौते की बात करती हैं, वो तब तक ठीक है जब तक आपके आत्मसम्मान पर आंच ना आए। जिस दिन आपके स्वाभिमान की बलि चढ़ने लगे, समझ जाइए कि वो समझौता नहीं, गुलामी है। शारदा जी ने अपने आंसू पोंछे।
लेकिन भाई साहब, अब मैं क्या करूं? मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। भारत का टिकट बहुत महंगा है। पीयूष से पैसे मांगूंगी तो वो हजार सवाल करेगा। मानसी ताने देगी। मैं इस पिंजरे से कैसे निकलूं? समरेश जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक बुजुर्ग भाई का भरोसा था। शारदा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ इंडियन टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा मुझे हर महीने एक बड़ी रकम भेजता है, जिसका मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। मैं कल ही आपके लिए भारत का डायरेक्ट टिकट बुक करवा लेता हूँ। और हाँ, इसे कर्ज मत समझिएगा, इसे एक भाई की तरफ से अपनी बहन को दी गई मदद समझिएगा। आप जब भारत पहुंच जाएं, अपनी पेंशन से धीरे धीरे मुझे लौटा दीजिएगा। शारदा जी ने अविश्वास से समरेश जी को देखा। जिस बेटे को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसने बीमारी में हाल तक नहीं पूछा। और ये अजनबी इंसान, जिसे वे सिर्फ कुछ दिन पहले पार्क में मिली थी, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा था। मैं मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, समरेश भाई साहब। शारदा जी ने हाथ जोड़कर कहा। एहसान कैसा शारदा जी? अपनों में कैसा एहसान? ये तो मेरा फर्ज है। समरेश जी ने ठीक वही शब्द दोहराए जो देवकी जी कहती थी, लेकिन इस बार इन शब्दों के मायने बिल्कुल अलग थे। रविवार की रात करीब 9 बजे पीयूष की गाड़ी विला के पोर्च में आकर रुकी। डिज्नीलैंड की यात्रा से बच्चे थक चुके थे और सो रहे थे। पीयूष ने कबीर को गोद में उठाया और मानसी सामान लेकर अंदर आई। लिविंग रूम में अंधेरा था। मानसी ने लाइट जलाई तो देखा कि शारदा जी के कमरे की लाइट जल रही थी। घर पूरी तरह साफ सुथरा था। बर्तन अपनी जगह जमे हुए लगते थे और डाइनिंग टेबल पर रात का खाना, जो पीयूष और मानसी के लिए फ्रिज में रखने के लिए बनाया गया था, ढका हुआ रखा था। मानसी ने रसोई में जाकर देखा और बुदबुदाई, चलो कम से कम आज ड्रामा नहीं है, खाना बनाकर रखा है। पीयूष ने कबीर को उसके कमरे में सुलाया और जब वो अपने बेडरूम में जाने लगा तो उसने अपनी माँ के कमरे के नीचे से छनकर आती रोशनी देखी। उसका मन हुआ कि वो जाकर माँ से बात करे, कल के व्यवहार के लिए माफी मांगे या कम से कम उनका बुखार पूछे। लेकिन ऑफिस के काम का तनाव और मानसी के संभावित तानों के डर से उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने सोचा सुबह बात करूंगा, माँ ही तो है, मान जाएंगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ फैसले सुबह का इंतजार नहीं करते। सोमवार की सुबह अलार्म 5:30 बजे बजा। मानसी उठी और उसने उम्मीद की कि हमेशा की तरह रसोई से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही होगी और बर्तनों की आवाज सुनाई देगी। लेकिन पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। वो रसोई में गई। स्टोव ठंडा पड़ा था। पीयूष, पीयूष उठो। मानसी ने बेडरूम में जाकर पीयूष को झकझोरा। देखो मम्मी जी अभी तक नहीं उठी। 6:30 बजने वाले हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। हमें ऑफिस निकलना है। आज फिर कोई उनका नया नाटक शुरू हो गया है क्या? पीयूष बड़बड़ाते हुए उठा। मानसी, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। हो सकता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो। मैं देखता हूँ। पीयूष अपनी आंखें मलता हुआ शारदा जी के कमरे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, माँ, आप ठीक तो हो? सुबह के 6 बज गए हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पीयूष ने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही पीयूष अंदर गया, उसके पैर जम गए। कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। बिस्तर की चादर पर एक भी शिकन नहीं थी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था, जिसमें से शारदा जी की बनारसी साड़ियां और रोज पहनने वाले कपड़े गायब थे। कमरे के कोने में रखा उनका वो पुराना सूटकेस भी वहां नहीं था, जिसे वे भारत से लेकर आई थीं। मानसी, यहाँ आओ। पीयूष की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मानसी दौड़कर कमरे में आई। खाली कमरा देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये कहाँ गई? सुबह सुबह बच्चों को बिना बताए कहाँ चली गई? कहीं वॉक पर तो नहीं गई? वॉक पर कोई सूटकेस लेकर जाता है क्या मानसी? पीयूष ने चिल्लाकर कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और माँ का नंबर डायल किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पीयूष ने कम्युनिटी पार्क के गार्ड को फोन किया। आस पड़ोस के कुछ भारतीय परिवारों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। पूरा सोमवार और मंगलवार पीयूष और मानसी ने काम की छुट्टी ली और पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन शारदा जी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
मानसी के चेहरे पर भी अब गुस्से की जगह डर साफ दिख रहा था। अगर माँ को कुछ हो गया तो पुलिस केस हो सकता था और उनका करियर बर्बाद हो सकता था। बुधवार की सुबह विला का माहौल किसी शोक सभा जैसा था। बच्चे भूखे प्यासे सोफे पर बैठे थे क्योंकि मानसी को ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता था। पीयूष लिविंग रूम में सिर पकड़कर बैठा था। तभी अचानक घर के कोने में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। पीयूष झपट्टा मारकर फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठा लिया। हेलो माँ। माँ आप कहाँ हो? दूसरी तरफ से शारदा जी की शांत और स्थिर आवाज आई। हाँ पीयूष, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। समरेश भाई साहब के मामा जी मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे। मैं अपने उसी पुराने फ्लैट में सुरक्षित पहुंच गई हूँ। पीयूष के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। माँ, आप बिना बताई चली गई। आपको अंदाजा है हम कितने परेशान थे, मानसी और मैं। पीयूष, शारदा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा वैराग्य था। अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। मेरे कमरे में अलमारी के अंदर कपड़ों के नीचे एक लिफाफा रखा है। उसे देख लेना। मुझे अब आराम करना है। मैं फोन रखती हूँ। माँ सुनो तो। पीयूष चिल्लाता रह गया, लेकिन फोन कट चुका था। पीयूष पागलों की तरह दौड़कर माँ के कमरे में गया। उसने अलमारी के खानों को खंगाला। सबसे नीचे उनकी पुरानी सूती साड़ियों के बीच एक सफेद रंग का लिफाफा रखा था। उस पर नीले पेन से लिखा था, पीयूष और मानसी के लिए। पीयूष ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मानसी भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। पत्र में जो लिखा था उसने उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। पीयूष ने भारी मन से लिफाफा खोला। अंदर 2 पन्नों का एक पत्र रखा था। शारदा जी की साफ और सुंदर लिखावट, जो कभी सरकारी फाइलों पर दिखा करती थी, आज सीधे पीयूष के दिल पर वार करने वाली थी। मानसी भी सांसों को रोककर पीयूष के कंधे के पीछे से पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, प्रिय पीयूष और मानसी, शुभ आशीर्वाद। जब तक तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं इस विला और कैलिफोर्निया की सीमा से बहुत दूर जा चुकी होंगी। पीयूष, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं बिना बताए क्यों चली आई। बेटा, अगर मैं बताकर आती तो शायद तुम लोग लाज के डर से मेरा रास्ता रोक लेते। मानसी अपनी गलती छुपाने के लिए 2 दिन अच्छा व्यवहार कर लेती, लेकिन बदले में मुझे जो मिलता वो सिर्फ एक और समझौता होता। मैं जब इस देश में आई थी तो अपनी ममता की पोटली साथ लेकर आई थी। मुझे लगा था कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। जब मानसी का प्रमोशन हुआ तो मैंने खुशी खुशी घर और बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। पीयूष, तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ मशीनें सब काम आसान कर देती हैं। पर बेटा, मशीनें केवल कपड़े और बर्तन धोती हैं। बच्चों के पीछे भागना, उनके नखरे सहना और रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने वाली इस थकान को कोई मशीन कम नहीं करती। मैं थकती थी, पर रोज सुबह अपनी सहेली देवकी की बातें याद करके मुस्कुरा देती थी कि अपनों के लिए कर रही हूँ। एहसान कैसा। पर मानसी, तुमने उस दिन मेरे इस समर्पण को ममता का नाटक कह दिया। तुमने कहा कि तुम्हारी माँ बच्चों को बेहतर संभालती है, और पीयूष ने मेरी ममता का नाटक देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। पीयूष, तुमने भी उस दिन मानसी के सुर में सुर मिलाया। मुझे बुखार था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक ने भी मेरा हाथ पकड़कर ये नहीं पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम लोग वीकेंड पर घूमने चले गए और मुझे फ्रिज के ठंडे खाने के भरोसे छोड़ गए। उस रात मुझे समझ आया कि देवकी का मंत्र यहाँ काम नहीं आएगा। देवकी जिस घर में रहती है वहां डांट के बाद भी एक अपनापन है, पर तुम्हारे इस आलीशान विला में केवल व्यावसायिकता है। जब तक मैं काम आ रही हूँ मैं प्यारी माँ हूँ। जिस दिन थक गई उस दिन मैं बोझ और नाटकबाज बन गई। मैं कोई कसम खाकर या गुस्से में घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास भारत वापस आने के पैसे कहाँ से आए। जिस पार्क में तुम मुझे बैठने के लिए कहते थे, वहीं मुझे समरेश चटर्जी भाई साहब मिले। वे मेरे इस संकट में बड़े भाई बनकर खड़े हुए। उन्होंने टिकट का इंतजाम किया और मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। मैं भारत पहुंचकर अपनी पेंशन से उनके पैसे पाई पाई करके चुका दूंगी। पीयूष, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंजीनियर बनाया।
पर शायद मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान बनाना भूल गई। मैं अपने दिल्ली वाले घर में खुश हूँ। वहाँ मेरा स्वाभिमान है, मेरी सहेलियां हैं और मेरी अपनी जिंदगी है। मैं दोबारा तुम्हारे घर में तभी कदम रखूंगी जब तुम्हें और मानसी को अपनी गलती का सच में एहसास होगा। और तब तुम मुझे एक आया की तरह नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह बुलाओगे। दीक्षा और कबीर को मेरा बहुत प्यार देना। तुम्हारी माँ। पत्र समाप्त होते ही पीयूष के हाथों से कागज छूटकर फर्श पर जा गिरा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपना अतीत याद आने लगा। कैसे उसकी माँ ने फटे पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए उसे पाला था। कैसे दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में वे सुबह उठकर दफ्तर जाती थीं ताकि उसकी स्कूल की फीस भरी जा सके। और उसने क्या किया? अपनी पत्नी के कामकाजी तनाव को जायज ठहराने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को ही कसूरवार बना दिया। मानसी का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में भी ग्लानि के आंसू थे। वो एक पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी, लेकिन कारपोरेट की इस अंधी दौड़ में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने एक बुजुर्ग महिला के स्वाभिमान को कुचल दिया था। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर उसकी माँ के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता? पीयूष, मानसी ने कांपती आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने काम के प्रेशर में मम्मी जी को बहुत कड़वी बातें कह दी। मुझे माफ कर दो। पीयूष ने झटके से अपना कंधा हटाया और खड़ा हो गया। उसकी आवाज में इस बार अपनी पत्नी के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि खुद के लिए नफरत थी। गलती तुम्हारी नहीं मानसी, मेरी है। माँ मेरी थी, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था। मैंने समरेश जी से जैसे एक बाहरी इंसान को अपनी माँ का रक्षक बनने दिया। मैं कितना गिर गया था। पीयूष ने उसी वक्त समरेश जी का नंबर ढूंढा और उन्हें फोन किया। हेलो, समरेश अंकल, मैं पीयूष बोल रहा हूँ, शारदा जी का बेटा। पीयूष की आवाज रुआसी थी। दूसरी तरफ से समरेश जी की गंभीर आवाज आई। हाँ पीयूष, मुझे मालूम था तुम्हारा फोन आएगा। तुम्हारी माँ सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुकी हैं। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सब पता चल गया है। मैं आपके टिकट के पैसे तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, पीयूष ने कहा। समरेश जी ने कहा, पीयूष, पैसे तो तुम ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि तुम्हारे पास डॉलर्स की कमी नहीं है, पर जो सम्मान तुमने अपनी माँ के दिल से खोया है उसे कैसे ट्रांसफर करोगे? तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं तुमसे पैसे ना लूं। वे खुद भारत से मुझे लौटाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें अकाउंट डिटेल दे रहा हूँ। पैसे भेज देना क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज है, एहसान नहीं। पीयूष ने तुरंत पैसे ट्रांसफर किए। अगले ही दिन पीयूष और मानसी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऑफिस से लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई किया। मानसी ने खुद आगे बढ़कर कहा, पीयूष, हमें इंडिया जाना होगा। बच्चों को भी साथ ले चलेंगे। मम्मी जी को वापस लाना है। 3 दिन बाद दिल्ली के उसी पुराने फ्लैट के बरामदे में शारदा जी बैठी थीं। दोपहर की गुनगुनी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके हाथ में चाय का कप था और पड़ोस से देवकी जी आकर उनके पास बैठी हुई थीं। तो तू सचमुच लौट आई शारदा, सब कुछ छोड़कर? देवकी जी ने आश्चर्य से पूछा। शारदा जी ने चाय की चुस्की ली और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ देवकी, मैं लौट आई। तू कहती थी ना कि समझौता ही जीवन है, पर समझौता तब तक करना चाहिए जब तक सामने वाला आपको इंसान समझे। जहां आपको ममता का नाटक समझा जाने लगे, वहां से हट जाना ही बेहतर है। मुझे अपनी इस चाय की प्याली और इस पुराने वीरान घर में जो सुकून मिल रहा है, वो कैलिफोर्निया के उस आलीशान विला में भी नहीं था। तभी गली के मोड़ पर एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का दरवाजा खुला। उसमें से पहले पीयूष उतरा, फिर मानसी और दोनों बच्चे। कबीर और दीक्षा दौड़ते हुए चिल्लाए, दादी, दादी। शारदा जी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनका दिल एक बार फिर माँ की ममता से भर गया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई लाचारी नहीं थी। पीयूष दौड़ कर आया और सीधे शारदा जी के पैरों में गिर गया। वो बच्चों की तरह रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
प्लीज हमारे साथ वापस चलो। मानसी ने भी आगे बढ़कर शारदा जी के हाथ थाम लिए। मम्मी जी, हमारे घर की रौनक आपके बिना खत्म हो गई है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आपको वहां कोई काम नहीं करना होगा। हमने बच्चों के लिए मेड रख ली है। आप बस हमारे साथ हमारी माँ बनकर रहिए। शारदा जी ने पीयूष को उठाकर अपने गले से लगा लिया और मानसी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने बच्चों को चूमते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी बेटा, जरूर चलूंगी, पर इस बार अपनी शर्तों पर। मैं वहां तुम्हारी नौकरानी या बच्चों की आया बनकर नहीं, बल्कि इस परिवार के नींव बनकर रहूंगी। और हाँ, हर वीकेंड पर समरेश भाई साहब के साथ घूमने भी जाऊंगी। पीयूष और मानसी ने रोते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिल्ली की उस दोपहर की धूप में शारदा जी का चेहरा उनके स्वाभिमान की चमक से और भी दीप्त हो उठा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि जिंदगी में कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही अपनों को सही रास्ता दिखाने का एकमात्र जरिया होता है। तो ये था इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।